ध्यान से सुनो मेरी बात। स्टॉक मार्केट में 95% लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें ये 7 बेसिक रूल इन्वेस्टिंग के पता ही नहीं होते। अगर आपको ये 7 रूल पता होंगे तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कि वो 7 रूल इन्वेस्टिंग के क्या हैं। इन्हें फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को काफ़ी आसान बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं पहले रूल की तरफ। रूल नंबर 1 में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग है जो गैम्बलिंग नहीं है। आइए इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जो गैम्बलर होता है वो क्या करता है, वो टिप्स को फॉलो करता है। उसको कहीं से टिप्स मिली, आज रिलायंस को ले लो, कल सुबह रिलायंस 5% बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो कंपनी का सर्च करता है, वो उसके फंडामेंटल चेक करता है, कंपनी के फंडामेंटल में दम है या नहीं। दूसरा पॉइंट होता है अपना, जो गैम्बलर होता है उसको क्विक प्रॉफिट चाहिए। उसको 1-2 दिन में ही पैसा चाहिए। उसने मान लीजिए आज 10,000 लगाए, तो कल उसको चाहिए कि 15,000 मेरे हो जाएँ 10,000 के। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, जिसका माइंडसेट इन्वेस्टिंग करने का होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक को होल्ड करता है। उसे आज पैसा नहीं चाहिए, उसको अगले 5 साल 10 साल में पैसा चाहिए। समझ आया आपको? फिर तीसरा डिफरेंस आता है, जो गैम्बलर होता है वो डिपेंड लक पे डिपेंड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था आपको, व्हाट्सएप पे टिप आई, उसने लगा दिए, अभी वो लक पे डिपेंड है। रिलायंस 5% उठेगा या नीचे गिरेगा, ये पूरा एक लक पे डिपेंड रहता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, कंपनी के बिजनेस को चेक करके और उसके सेक्टर को चेक करके ही इन्वेस्टिंग करता है। ऐसा नहीं कि वो किसी के कहने पर इन्वेस्टिंग कर दे। तो आपको जो इन्वेस्टिंग करनी है ना, वो आपको गैम्बलिंग समझ के नहीं करनी है, बल्कि आपको इन्वेस्टर के माइंडसेट से इन्वेस्टिंग करनी है। रूल नंबर 1 ये क्लियर हो गया। अभी चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अब ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखेंगे हमें सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है। हम अपना इमरजेंसी फ़ंड कैसे क्रिएट करेंगे, मैं आपको बता दूँ। जैसे आपकी मान लीजिए सैलरी है 50,000 रुपये, तो आपको कम से कम 20% जो पैसा है आपको सेविंग में करना है, जब तक आपका इमरजेंसी फ़ंड 6 महीने का क्रिएट नहीं हो जाता। तो आप करेंगे कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी म्यूचुअल फ़ंड में पैसा डाल के रखे हो या किसी स्टॉक में पैसा डाल के रखे हो या कोई आपका और भी कुछ खर्चा चल रहा है, तो उसे आप पहले बंद करिए। सबसे पहले एक 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करिए। 6 महीने का जैसे ही इमरजेंसी फ़ंड आप क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा मैं आपको बताऊँगा पहले आगे। सबसे पहले समझिए आपके महीने का खर्च है 20,000 रुपये का, ठीक है? मान लीजिए आप कहीं हैदराबाद में या बैंगलोर में या नोएडा में रहते हैं, तो आपका खर्चा है 20,000 रुपये। तो आपको 6 महीने का खर्चा आएगा करीब 1,20,000 रुपये। तो इतना पैसा तो आपके पास में इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। अब सवाल आता है कि जो आपका ये 1,20,000 रुपये है, ये आपको कहाँ रखना है? क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी का मतलब होता है तुरंत हमें पैसा चाहिए। तो इसे या तो हम डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, इसे हम विड्रॉल करेंगे तो तुरंत हमारा पैसा आ जाता है। या फिर हाई जो सेविंग अकाउंट होते हैं, हाई इंटरेस्ट पे करते हैं, उनमें रख सकते हैं। हमें एफडी वगैरह नहीं करानी, क्योंकि एफडी का पैसा आने में टाइम लगता है। और ये जो पैसा हमारा होगा, इसे हम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। इमरजेंसी मतलब कैसे? मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, आपके घर में कोई इमरजेंसी में एक फंक्शन आ जाता है, या आप बीमार हो जाते हैं, या आपको जॉब स्विच करना है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना है, जिससे आपके पास एक बैकअप रहेगा। अगर आपको 6 महीने तक भी जॉब नहीं मिलेगी ना, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में ये बैकअप में पैसा पड़ा हुआ है। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले इमरजेंसी फ़ंड बनाने पर ध्यान देना है। समझ आया आपको? ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, आगे भी यही बताऊँगा। इमरजेंसी फ़ंड होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करनी है। रूल नंबर 3 है हमारा, टाइम कैसे टाइमिंग को बीट कर देता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। ये टाइमिंग वाले लोग हैं, ये टाइम जो मार्केट को टाइम देते हैं वो वाले लोग हैं। जो टाइमिंग को वैल्यू देते हैं वो लोग क्या करते हैं, परफेक्ट एंट्री का वेट करते रहते हैं। जबकि जो टाइम को वैल्यू देते हैं वो अर्ली स्टेज में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो टाइमिंग को वैल्यू देते हैं वो क्या करते हैं, उनके 5 साल ऐसे ही परफेक्ट एंट्री का वेट करते करते निकल जाती है। लेकिन जो लोग टाइम को वैल्यू करते हैं, वो परफेक्ट एंट्री का वेट नहीं करते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अपने पैसे को ग्रो करने के लिए कम से कम 20 साल का टाइम देते हैं, जिससे उनका पैसा कंपाउंड हो पाए। लेकिन ये क्या करते हैं, परफेक्ट एंट्री के चक्कर में 5 साल बर्बाद हो जाते हैं।
उसके बाद में स्ट्रेस में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मार्केट तो जुआ है और मार्केट में ये पैसा नहीं बन पाया। आपको परफेक्ट एंट्री का ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पैसे को कंपाउंड होने का टाइम देना है। इन्वेस्ट जल्दी करिए, परफेक्ट एंट्री का वेट मत करिए। अपने पैसे को ग्रो होने के लिए कम से कम 20 साल का समय दीजिए। आप ये जान लीजिए जो वॉरेन बफे थे वो भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं ढूंढ पाए थे। आप और हम लोग तो कुछ चीज़ ही क्या है, तो आपको टाइम पे ध्यान देना है ना कि टाइमिंग पर। ठीक है, समझ आया रूल नंबर 3। इसमें हम देखेंगे कि हम जो अपना पैसा लगाएंगे उसे हमें कैसे लगाना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है इस बात पर। जैसे मान लीजिए अपनी एज है 25 टू 35 के बीच में, तो आपको कम से कम इक्विटी में 60 to 70% पैसा लगाना है। मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 60 से 70 हज़ार रुपये आप इक्विटी इक्विटी मतलब स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाएंगे तभी आपका पैसा ग्रो हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, आप अपना पैसा 60 to 70% स्टॉक में लगाएं। अगर आपकी एज मान लीजिए 20 के आसपास है या 20 से नीचे है, तो आप यहाँ पे 80 से 90% भी कर सकते हैं इक्विटी में, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा समय है, 30 से 40 साल है। इसमें आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो एकदम रिस्क फ्री हो जाएगा। आप ध्यान रखें कि आप अपना पैसा कम से कम 60 to 70% इक्विटी में लगाएं। उसके बाद में जो आपका 20 to 30% पैसा है ये आपका डेट में जाएगा। वो डेट में इसलिए अपना पैसा रखना है क्योंकि अगर मान लीजिए इक्विटी में मार्केट डाउन जा रहा है, जो डेट में जो हमारा पैसा लगा होगा वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो आपको 20 to 30% पैसा अपना स्टेबिलिटी के लिए डेट फंड में रखेंगे, और अपने पोर्टफोलियो का जो 5 से 10% होगा वो हम सेफ्टी के लिए गोल्ड में रखेंगे। क्लियर आया आपको समझ? एक बार फिर बता दूं, हमें अपने पैसे को ग्रो करने के लिए उसको इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। 60 to 70% हमें अपना पैसा इक्विटी में रखना है। उसके बाद में हमें स्टेबिलिटी के लिए 20 से 30% पैसा डेट फंड में रखना है, और सेफ्टी के लिए हमें अपना पैसा ज़्यादा सेफ चाहिए। मान लीजिए ये दोनों भी क्रॉस हो जाते हैं तो कम से कम हमारा पैसा सेफ तो रहेगा, तो उसके लिए हमें गोल्ड में रखना है। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए इक्विटी डाउन चली गई, डेट और गोल्ड हमारा ऊपर जाएंगे। मान लीजिए अगर गोल्ड में हमारा पैसा नीचे जा रहा है, तो जो इक्विटी और डेट है ये हमारे पैसे को ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। तो आपको समझ आ गया एसेट एलोकेशन कैसे करना है। आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा रखना है, जिससे आपका पैसा किसी में भी फंसे ना। मान लीजिए इक्विटी में फंसता है तो डेट और गोल्ड में बढ़ेगा, इधर अपना नीचे जाएगा तो इधर और इधर बढ़ेगा। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपना शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि शो ऑफ से आपको पैसा नहीं आने वाला है। आपको जब स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी ना अपने पैसे पे, तो साथ साथ में ग्रोथ मिलेगी, तभी आप इन्वेस्टिंग से पैसा बना पाओगे। तो रूल नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एसेट एलोकेशन कैसे करना है। चलिए चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 आता है अपना डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है अपने पैसे को अलग अलग स्टॉक में डालें। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे पास है 1 लाख रुपये, मैं उनको कैसे इन्वेस्ट करूँगा, ये हमें सीखेंगे डाइवर्सिफिकेशन से। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपये हैं, तो क्या करेंगे, 1 लाख रुपये को 1 या 2 स्टॉक में डाल देंगे। ये सरासर बेवकूफ़ी होती है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 स्टॉक लीजिए, अच्छी अच्छी कंपनियाँ, ब्लू चिप कंपनियाँ लीजिए। उनमें आपको हर कंपनी में 10 से 20% अपने पास जो पैसा है उसको डालिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए मैंने लिया रिलायंस, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लिया रिलायंस, ठीक है। रिलायंस मान लीजिए गिर गया, रिलायंस का शेयर क्या हुआ, नीचे आ गया। फिर मेरे पास दूसरा है अडानी का, ये भी मान लीजिए गिर गया, ठीक है। मैंने इन दोनों में मान लीजिए इसमें लगाए 60,000, इसमें लगाए 40,000। अगर मान लीजिए ये दोनों स्टॉक मिला के 10% गिर जाते हैं, मेरे जो 1 लाख रुपए थे वो 90,000 हो जाएंगे, है ना। वहीं अगर मैंने 5-6 कंपनियों में पैसा लगाया होगा,
मान लीजिए अगर 1-2 मेरी कंपनी गिरेंगी ना, ऐसा तो है नहीं मेरी सारी कंपनियाँ गिरेंगी। मेरा जो 2-3 बाकी कंपनियाँ हैं वो ऊपर जाएँगी। आपको ध्यान रखना है अपने पैसे को 5 से 6 कंपनियों में डालें। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक ही सेक्टर में पैसे नहीं डालने हैं। तो आप समझते होंगे ना, तो आपको अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसे डालने हैं। समझ आ गया? आपको डाइवर्सिफ़िकेशन करना है अपने पैसे को। अगर आप बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि डाइवर्सिफ़िकेशन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पैसा इंडेक्स फंड में या फ्लेक्सी फंड में डाल दीजिए। ऑलरेडी डाइवर्सिफ़ाइड है, ठीक है? आपको अपने सारे पैसे बोलते हैं ना, डोंट ऑल एग इन वन बास्केट। ऐसे ही आपको अपने सारे पैसे 1 या 2 स्टॉक में नहीं लगाने हैं। आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफ़ाई करना है, जिससे फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी खासी हो पाए। आपको रूल नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, आपको डाइवर्सिफ़िकेशन कैसे करना है। रूल नंबर 6 में देखेंगे कि हमें अपने बिहेवियर को टिपिकल इन्वेस्टर से स्मार्ट इन्वेस्टर की तरफ कैसे ले जाना है। तो चलिए देखते हैं। जो पहले देखते हैं हम टिपिकल इन्वेस्टर होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है। टिपिकल इन्वेस्टर क्या होता है, वो स्टॉक को जब बाई करता है तो वो पीक पे देखता है। जब स्टॉक पीक पे होता है उसे ग्रीड आ जाती है। जो ग्रीड आ जाती है तो वो क्या करता है, स्टॉक को उसके पीक पर बाई कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है, तो वो पीक पे जाती है कोई चीज़ तो वो नीचे भी आती है। जैसे ही मार्केट नीचे आती है, मार्केट में क्रैश आता है थोड़ा बहुत, वो घबरा जाता है और उसको घबरा के वो सेल कर देता है। तो उसने सेल कर दिया, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है? अभी वो मान लीजिए आपको 2,000 या 3,000 का लॉस हो गया। आप क्या बोलेंगे, ये मार्केट जो है स्कैम है। लेकिन यही वहीं पे स्मार्ट इन्वेस्टर आता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट अपने पीक पर होती है ना, तो वो जो उसके पास पैसा होता है उसको वो होल्ड करता है। ये टिपिकल इन्वेस्टर की तरह नहीं कि पीक पे बाई करे, वो क्या करेगा, होल्ड करता है। उसके बाद में क्या होता है, जब मार्केट में क्रैश आता है तब उसे दिखती है कि जो स्टॉक पहले 1,000 का मिल रहा था, अभी वो 600 या 700 या 800 का मिल रहा है, तो वो बाई करने लगता है। क्योंकि उसे पता है कि ये कंपनी आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी, ठीक है? तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, ना कि आपको टिपिकल इन्वेस्टर बनना है। लेकिन जब वो किसी शेयर को चीप में बाई कर लेता है तो क्या होता है, उसका प्रॉफिट बन जाता है। जब उसका प्रॉफिट बन जाता है तो वो इसी प्रोसेस को रिपीट करता है। आपको भी स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बनना है। मार्केट अपने पीक पे हो तो आप अपने पैसे को होल्ड करें, मार्केट क्रैश हो तब आप बाई करें। क्योंकि आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट करीब-करीब 40% अपने टॉप से नीचे चल रही थी। जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चलने लगी। तो आपको ध्यान रखना है, पीक पे आपको होल्ड करना है। मार्केट में जब क्रैश आए तब आप बाई करें, जब आपको प्रॉफिट हो तो इसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करें। ये आपको प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। समझ आ गया आपको रूल नंबर 6? तो आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जो हमारा बिहेवियर है हम उसे कंट्रोल कैसे करें। तो हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए मैंने कुछ बातें लिखी हैं, आइए देखते हैं कि आप अपना बिहेवियर कैसे बदल सकते हैं। बिहेवियर बदलने के लिए सबसे पहले आपको एक सिप चालू करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे जो आप तय करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 10,000 रुपये जितने भी इन्वेस्ट करने हैं, आपको अपनी सिप को ऑटोमेट करना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। दूसरा, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई स्टॉक है, जैसे मेरा नज़र में है एशियन पेंट, ठीक है? मैंने ये रूल बनाया है, एशियन पेंट अगर 5% डाउन आएगा तो मैं उसको मान लीजिए 1,000 रुपये से या 2,000 रुपये से, जो भी मैं एक सर्टेन अमाउंट बनाऊंगा, ये अगर इतना डाउन आया तो मैं इतने रुपये इसमें इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है? मैंने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए एशियन पेंट 5% डाउन आया, मैंने उसमें 2,000 रुपये लगाए, ठीक है? अभी क्या हुआ, अभी एशियन पेंट 2% या 4% ऊपर गया, तो क्या हुआ, मेरे जो मान लीजिए मैंने 1,000 जो रुपये लगाए थे,
अब वो 1000 का हो गया 1200 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसमें से कुछ पैसा बुक कर लूँगा। बुक बुक मतलब जो प्रॉफ़िट होगा मैं उससे बुक कर लूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे 200 रुपये का प्रॉफ़िट हुआ है, तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए 100 रुपये या 120 रुपये अपने प्रॉफ़िट में से बुक कर लूँगा। बाकी जो हमारा पैसा रहेगा उसको ऐसे ही का सेम की सेम छोड़ दूँगा। तो हमें जो भी एक्स परसेंट ऊपर जाना है तो हमें तय करना होगा पहले कि मुझे कितनी पार्शियल बुकिंग करनी पड़ेगी। जो अपना प्रॉफ़िट है उसे हम बुक कर लेंगे, क्योंकि जो बुक करेंगे वही प्रॉफ़िट हमारा माना जाएगा। वैसे पता नहीं, मान लीजिए अभी मैंने 1 लाख लगाए, 1 लाख के 3 लाख हो गए, मैंने वो बुक ही नहीं किए, 1 महीने बाद वो 80,000 ही रह जाएंगे। जो हम बुक कर लेते हैं ना पैसा, जो हमारे अकाउंट में आ जाता है, वही पैसा हमारा प्रॉफ़िट माना जाता है। सबसे मेन पॉइंट आता है अपना, डोंट रिएक्ट इन पैनिक, ओनली वेट देन एक्ट। मतलब आपको जो पैनिक की सिचुएशन आती है ना मार्केट में, उसमें आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। जैसे ही आपको अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी आपको एक्शन लेना है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं अरे मार्केट गिर गया, अरे पैसा बंद करो लगाना। तो देखना है हाँ मार्केट किस वजह से गिर रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ ये कंपनी आगे जाके बाउंस बैक करेगी, आपको एक्शन लेना है और अपना जो पैसा आपने जो तय कर रखा है वो आपको लगाना है। आपको रूल नंबर 6 भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने बिहेवियर पे कैसे कंट्रोल लाना है, कैसे आपको ऑटोमेटिक शिफ्ट चालू करनी है और आपको रूल कैसे बनाने हैं, ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 की तरफ देखिए, ये अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो रूल नंबर 7 में क्या करना है आपको, अपना जो पोर्टफोलियो है जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रखना है। फुल ड्यूट नहीं बनना है। आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स जो पोर्टफोलियो होता है वो नहीं रखना है आपको सिंपल की तरफ चलना है। देखिए डिफरेंस देखते हैं कॉम्प्लेक्स में और सिंपल में क्या होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो क्या करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर 40 स्टॉक ले लेते हैं, 15-16 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, और क्या करते हैं वो क्रिप्टो में पैसा डाल देते हैं। और जो उनका इतना सारा मेला होता है उसको वो ट्रैक तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 15 और 30 45 क्रिप्टो में भी पैसा है। 50-60 जगह जब वो पैसा डाल देंगे तो कहाँ से उसका परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे। वो क्या करता है, उनका पोर्टफोलियो अभी प्रॉफिट में नहीं जा पाता है। तो बंदा स्मार्ट होता है, वो अपने पोर्टफोलियो को सिंपल रखता है। वो क्या करता है, वो ओनली 4 से 5 अच्छे स्टॉक लेता है, 2-3 मान लीजिए म्यूचुअल फंड ले लेता है, वो एक मान लीजिए मिड कैप ले लेता है, एक स्मॉल कैप, ऐसे करके वो 2-3 म्यूचुअल फंड ले लेता है। तो इन्वेस्ट ओनली नॉलेजेबल सेक्टर। वो क्रिप्टो में जब ही इन्वेस्ट करेगा जब उसको नॉलेज होगी। अगर उसको इन्वेस्ट क्रिप्टो की जानकारी नहीं है तो वो ओनली उस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है जहाँ उसकी जानकारी होती है। वो ऐसे नहीं कि कहीं से यूट्यूब पर देख ली वीडियो या इंस्टाग्राम पे रील देख के आ गया क्रिप्टो में पैसा लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा क्रिप्टो बुरा है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तभी आप लगाइए पैसा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको जिस चीज़ में नॉलेज है उसमें पैसा लगाइए। समझ आ गया आपको? तो जब इतनी कम जगह उसका पैसा लगा होता है वो उसको आसानी से ट्रैक कर लेता है कौन सा स्टॉक पे में पैसा मुझे बन रहा है और कौन से में मेरा पैसा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को जितना हो सके सिंपल बनाइए। 4 से 5 स्टॉक ले लीजिए, 2-3 म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आपको जिस चीज़ में नॉलेज हो उसी सेक्टर में आप ज़्यादा पैसा लगाइए, जिससे आप अपने पैसे को ट्रैक कर पाएंगे। जब आप ट्रैक कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा पैसा बन भी रहा है या मैं बस पैसा लगाते जा रहा हूँ और मेरा पैसा माइनस होता जा रहा है। तो आपको रूल नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे सिंपल रखना है। बिगिनर के लिए परफेक्ट सेटअप तो यही रहता है, वो एक किसी इंडेक्स फंड में पैसा डाल दे, मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दे या किसी म्यूचुअल फंड में डाल दे। जैसे कि स्मॉल कैप में डाल दे कुछ पैसा वो मिड कैप में डाल दे, कुछ पैसा वो लार्ज कैप में डाल दे। म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालना सेफ होता है। अगर उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना है तो वो थोड़ा बहुत गोल्ड ले सकता है, जो मैंने पहले पीछे भी बताया था। बिगिनर को पहले स्टॉक से बचना चाहिए। अगर उसको नॉलेज है तो स्टॉक ले ले, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसको स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो उसको म्यूचुअल फंड से या इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे नॉलेज ले तो फिर उसके बाद में वो म्यूचुअल फंड को बंद कर सकता है, सिर्फ स्टॉक में पैसा डाल सकता है।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा टारगेट है 2026 में मुझे 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। तो आप अगर एक सब्सक्राइब कर देंगे मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और बने रहिए और इन्वेस्टिंग की वीडियो के लिए चैनल पर।